इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, क्योंकि प्रीवियसली डैमेज्ड वाल्व है तो वो डैमेज सरफेस जो है सब एंडोथेलियल कोलेजन को एक्सपोज कर देगा और टिश्यू फैक्टर को भी अंडरनीथ, तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी थ्रोम्बोटिक वेजिटेशंस की, जिसमें प्लेटलेट्स और फिब्रिन दोनों होंगे। अब ये जो वेजिटेशंस है ना, ये ट्रैप की तरह एक्ट करेंगी फॉर द बैक्टीरिया। तो ट्रांजिएंट जब भी बैक्टीरिया हो जाएगा इसमें, मतलब कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर अगर हो जाता है तो उसमें बैक्टीरिया जो है वहाँ से वाल्स में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी जैसे कोई डेंटल प्रोसीजर है तो उसमें बैक्टीरिया ब्लड में आ गया, अब कुछ ये बैक्टीरिया जो है ट्रैप हो जाएगा इन्हीं थ्रोम्बोटिक वेजिटेशंस ऑन द हार्ट के ऊपर, और उसके नतीजे में इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा। तो यही जो एग्जांपल है, हम प्रोफाइल एक्सेस देते हैं एंटीबायोटिक की। फॉर एग्जांपल जब भी किसी को डेंटल सर्जरी या कोई ऐसा प्रोसीजर करवाना होता है ना, ताकि रिस्क ऑफ एंडोकार्डाइटिस को कम किया जा सके। अब एस ओरियस अगला ऑर्गेनिज्म है, ये भी बहुत ही कॉमन कॉज है, लेकिन आईवी ड्रग अब्यूज़ में इसकी ये हाई वेरुलेंस का ऑर्गेनिज्म है, तो इसीलिए ये नॉर्मल वाल्स को अफेक्ट करता है। तो इसके नतीजे में ना लार्ज बड़ी बड़ी सी वेजिटेशन हो जाती हैं जो कि वाल को डिस्ट्रॉय कर देंगी, तो इसलिए हम इसको अक्यूट एंडोकार्डाइटिस कहेंगे। अब इम्पॉर्टेंट है कि देखिए इसमें ट्राइकस्पिड जो है ना, इसको ये इन्वॉल्व करेगा, इसको अफेक्ट करता है, ठीक है। अब ये कंटेमिनेटेड स्किन में भी एस ओरियस होता है और वहाँ से ही वेन्स में चला जा सकता है, वहाँ से फिर डायरेक्टली हार्ट में, और फिर वहाँ पे ट्राइकस्पिड को अफेक्ट करेगा और ट्राइकस्पिड वाल्व की डिजीज़ करवाएगा। ये पिक्चर है स्टेफ ओरियस की, जो कि एंडोकार्डाइटिस है। स्टेफ ओरियस एंडोकार्डाइटिस देखें, बड़ी बड़ी सी वेजिटेशंस हैं जो कि वाल्व के ऊपर हो गई हैं, और ये सब इसको हम अक्यूट एंडोकार्डाइटिस कहेंगे। अब अगला है एस एपिडर्माइडस, ये एंडोकार्डाइटिस करवाता है प्रोस्थेटिक वाल्व्स पे, याद रखिएगा। अब एस बोविस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंडोकार्डाइटिस करवाएगा उन पेशेंट में जिनको अंडरलाइंग कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड एग्जाम्स वगैरह के लिए, ठीक है, और क्लिनिकली भी, ठीक है। यानी पेशेंट किसी को एंडोकार्डाइटिस है जिसको एस बोविस का इन्फेक्शन है, तो याद रखिएगा कि हमने इस तरह के पेशेंट में कोलोरेक्टल कार्सिनोमा को चेक करना होता है, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन। आल्सो पॉसिबल होता है कि हेक ऑर्गेनिजम्स, ये भी एंडोकार्डाइटिस करवाते हैं। इसमें हीमोफिलस आ जाता है, एक्टिनोबैसिलस, कार्डियोबैक्टीरियम, आइकेनेला, किंगेला, ठीक है। अब ये सारे हेक ऑर्गेनिज्म है। अब ये वाली जो एंडोकार्डाइटिस होती है ना, ये नेगेटिव ब्लड कल्चर्स के साथ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है डिफ़िकल्ट होते हैं टू ग्रो, तो इसीलिए इसमें जो है नेगेटिव ब्लड कल्चर हमें मिलता है। अब क्लिनिकली जो है एंडोकार्डाइटिस जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज, पेशेंट को जनरली फीवर होता है, उसको साथ मरमर होता है। अब इसको मरमर क्यों हो रहा है, क्योंकि वेजिटेशन कार्डियक वाल्स पे हो गई हैं, तो वो उसको फ्लो को डिस्ट्रॉय कर रही हैं अक्रॉस द वाल। इसके साथ साथ उनको सेप्टिक इम्बोलाइजेशन भी हो सकती है वेजिटेशन की ऑन द वाल। अब अगेन देखें कि ये देखिए वाल्व है जो कि हार्ट से आ रहा है, अब ये वेजिटेशन है जो उसके ऊपर है। अब ऑफकोर्स ये फ्लैप करेंगे ऊपर और नीचे वाल्व के साथ साथ, तो अब ये वेजिटेशन जो है ना सर्कुलेशन में गिर भी सकती है, मतलब नीचे चली जाएंगी, सर्कुलेशन में जाएंगी, तो हम इनको सेप्टिक इम्बोलाई कहेंगे, इतनी टाइनी पीसेस ऑफ बैक्टीरिया की। अब सेप्टिक इम्बोलाइजेशन की कॉम्प्लिकेशन होती है जेनवे लेशंस। ये क्या होती है, ये एरिथेमेटस नॉन टेंडर लेशन होती हैं जो पाम्स और सोल्स पे हो जाती हैं। इसके अलावा ऑसलर नोड्स हो जाएंगे जो कि पेनफुल नोड्स होते हैं जो कि फिंगर और टोज़ पे बन जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ओ आउच से याद रखें, ऑसलर यानी पेनफुल होती हैं ये। इसके साथ साथ पेशेंट को स्प्लिंटर हेमरेजेस भी हो सकते हैं नेल बेड्स में सेप्टिक इम्बोलाइजेशन की वजह से, और ये की फाइंडिंग्स हैं जो कि सेप्टिक इम्बोलाइजेशन के साथ मिलती हैं। फाइनली पेशेंट को क्रोनिक अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लामेशन है एंडोकार्डाइटिस की वजह से, तो अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ भी हो सकता है। लैब फाइंडिंग्स में पेशेंट को याद रखिएगा पॉजिटिव ब्लड कल्चर मिलेगा, अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ भी मिलेगी। जनरली ये माइक्रोसिटिक होती है, तो हीमोग्लोबिन इसमें लो होगा क्योंकि एनीमिया है, और एमसी भी लो होगा क्योंकि ये माइक्रोसिटिक है। और ऑफ कोर्स इस पार्टिकुलर केस में अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स जो है लिवर से रिलीज़ होंगे। एक पर्टिकुलर वाली जो है वो हेप्साइडिन है, याद रखनी है आपने, हेप्साइडिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आयरन को ट्रैप करती है आयरन स्टोरेज साइट्स पे। तो फेरिटिन हाई मिलेगा हमें। अब फेरिटिन क्योंकि हाई होगा, फेरिटिन हाई होता है तो TIBC हमेशा लो होता है। इसके साथ साथ क्योंकि जो है एक्सेस नहीं है आयरन को फ्रॉम दी स्टोरेज साइड, तो बोन मैरो जो है ना वो ब्लड से आयरन को लेगा, तो सीरम का आयरन लेवल कम हो जाएगा और परसेंट सैचुरेशन भी इसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। ट्रांस ईसोफेजियल एको हम करते हैं TEE, ठीक है, लेजन्स को डिटेक्ट करने के लिए ऑन द वाल्स, ताकि वेजिटेशन वगैरह को डिटेक्ट किया जा सके।
अगली टाइप एंडोकार्डाइटिस की नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, इसका नाम बता रहा है कि ये नॉन बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नहीं होगा, और इसके अलावा थ्रोम्बोटिक है। वेजिटेशंस हो जाएंगी कार्डिक वॉल पे। अब ये स्टेराइल वेजिटेशंस होती हैं जो कि हाइपर कोएगुलेबल स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, या फिर इसमें कोई अंडरलाइंग एडिनोकार्सिनोमा होता है। अब इस तरह की वेजिटेशन जो है माइट्रल वाल के ऊपर हो जाती हैं अलोंग द लाइन ऑफ क्लोजर, और इनके नतीजे में ना रिगर्जिटेशन हो जाती है। अगला है लिम्बन सैक एंडोकार्डाइटिस, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले हमने डिस्कस किया कि ये स्टेराइल वेजिटेशन इसमें हो जाती हैं जो कि लूपस के साथ एसोसिएटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि देखिए अगर ये वाल्व है, इन पे वेजिटेशंस हो गई हैं दोनों साइड्स ऑफ द कार्डिक वाल्व पे। अब अगर दोनों साइड्स पे अगर वेजिटेशन हो जाती है तो ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक होता है लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस में। ये माइट्रल वाल्व में होता है और दोनों साइड्स को अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, और इसके नतीजे में माइट्रल वाल्व की रीगर्जिटेशन हो जाएगी। दैट्स इट, यहाँ पे एंडोकार्डाइटिस टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तो अब इरफान मसूद से भी हम वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ देख लेते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वाल्वुलर डिजीज़ होती हैं जो कि कंजेनाइटली या एक्वायर्ड एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं, उनकी वजह से ये वाल्वुलर डिजीज़ होती हैं। ठीक है, फॉलोइंग टाइप से एक होती है एओर्टिक स्टीनोसिस, एओर्टिक इंसफिशिएंसी, माइट्रल स्टीनोसिस, माइट्रल इंसफिशिएंसी। पहले है एओर्टिक स्टीनोसिस, बहुत ही कॉमन है सारी वाल्वुलर एब्नॉर्मलिटीज़ में। क्यों होती है एओर्टिक स्टीनोसिस? जब कैल्सिफिक एओर्टिक वाल्व स्टीनोसिस एक इसका कॉज है, जो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन की वजह से होता है। इसके अलावा कंजेनाइटल जिनमें बायकस्पिड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व हो, नॉर्मली 3 कस्प होते हैं लेकिन बायकस्पिड की वजह से इसकी स्टीनोसिस हो जाएगी। इसके अलावा रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में भी एओर्टिक स्टीनोसिस मिलती है। इसमें पेशेंट को एंजाइना होता है, सारा अभी हमने डिस्कस किया क्यों कैसे होता है। इसके अलावा सिनकपी होती है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो कि मोस्ट सीरियस कंडीशन है। साइंस में इनमें पेशेंट में ना हमें नैरो पल्स मिलती है, पल्स प्रेशर जो है वो नैरो मिलता है, और पल्सस पार्वस एट टार्डरस, यानी हार्ड साउंड के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसकी निस्बत हमें पल्स जो है वो वीक मिलती है। ठीक हो गया। इसके अलावा क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये हमें मिलता है राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे। एओर्टिक स्टीनोसिस में जो है ये इसमें कंडीशन में मर्मर जो है ना कैरोटिड्स की तरफ रेडिएट करता है। मर्मर जो है वो पैसिव लेग रेज की वजह से, यानी प्री लोड उससे इंक्रीज़ होता है ना, तो उससे मर्मर और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। और डिक्रीज़ कब होगा? जब पेशेंट स्टैंड करेगा और वेलसेल्वा। तो इन कंडीशंस में प्री लोड क्योंकि डिक्रीज़ होता है तो इसलिए मर्मर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। मॉर्फोलॉजिकली जो है हमें हीप्ड अप कैल्सिफिक मासेस मिलेंगे विद इन द साइनसेस ऑफ द वेलसेल्वा। ठीक है, वाल की साइनसेस ऑफ वेलसेल्वा में हमें हीप्ड अप कैल्सिफिक मासेस मिलेंगे, उसका पिक्चर भी हमने देखा बेसिक में भी। इसके अलावा कस्प का जो आर्किटेक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा प्राइमरीली उनकी बेसिस पे। जो फ्री कस्पल एजेस होंगे वो यूजुअली इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। अनलाइक द रूमेटिक एओर्टिक स्टीनोसिस, जो कमिशर्स हैं ये इसमें फ्यूज़ नहीं होंगे। ये सारा हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद इसके मैनेजमेंट में हम कहते हैं कि हम वाल्व की रिप्लेसमेंट जो है ओनली ट्रू इफेक्टिव थेरेपी है। इसके अलावा बैलून वाल्वुलोप्लास्टी जो है ये रूटीनली नहीं की जाती फॉर द एओर्टिक स्टीनोसिस, रूटीनली नहीं की जाती। दूसरा है एओर्टिक रीगर्जिटेशन। अब एओर्टिक रीगर्जिटेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेट्रोग्रेड ब्लड फ्लो होगा, यानी बैक फ्लो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से ड्यू टू इनकम्पिटेंट एओर्टिक वाल्व की वजह से, या फिर डायलेटेड वाल्व रिंग की वजह से। यानी एओर्टिक वाल्व या तो इनकम्पिटेंट हो गया है या उसकी जो वाल्व की रिंग है वो डायलेट कर गई है, जिसकी वजह से ब्लड का बैक फ्लो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब इसका कॉजेज़ क्या है? एक तो लॉन्ग स्टैंडिंग एसेंशियल हाइपरटेंशन क्योंकि सिस्टेमिकली प्रेशर ज़्यादा है। इसके अलावा एओर्टिक डायसेक्शन में इन्फेक्शन एंडोकार्डाइटिस बहुत ही कॉमन इसका कॉज है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन क्रोनिक रूमेटिक फीवर में भी होती है, टकायासु आर्टेराइटिस में और साइफिलिस में। प्रेजेंटेशन में अर्ली डायस्टोलिक डीक्रेसेंडो मर्मर हमें मिलेगा एट द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। ठीक है, अब इसके अलावा है ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर जिसको हम एपाइकल डायस्टोलिक रंबल कहते हैं। ये भी अभी हमने डिस्कस किया पैथोमा में, ये रंबल हमें सुनाई देता है, ये प्रेजेंटेशन है। वाइड पल्स प्रेशर हमें मिलेगा। क्लासिक साइंस आप याद रखें इसके एओर्टिक रिगर्जिटेशन के, एक है वाटर हैमर पल्स। ये वाइड बाउंडिंग पल्स होती है, रैपिड राइज एंड फॉल इसमें आ रहा होता है, वाइड बाउंडिंग पल्स, इसको हम वाटर हैमर पल्स कहते हैं। इसके अलावा डीम्यूसिट साइन, डीम्यूसिट साइन क्या होता है? ये हेड की बॉबिंग होती है जो कि कैरोटिड पल्सेशंस की वजह से हमें मिलती है। देन मुलर्स साइन क्या होता है? यूव्यूला की जो है पल्सेटाइल बॉबिंग मिले। ये देखिए वीडियो, इसमें पल्सेटाइल बॉबिंग ऑफ द यूव्यूला दिखाई गई है जिसको मुलर्स साइन कह रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये प्रेजेंट करेगा।
मुलर साइन। अगला ये क्विंकीज साइन है, इसमें क्या होता है, सबंगल यानी फिंगर नेल्स कैपिलरी पल्सेशन हमें मिलती है, ठीक है, फिंगर नेल की कैपिलरी पल्सेशन देखिए विजिबल होंगी, इसको क्विंकीज साइन कहेंगे। अगला है डुरोजीज साइन, ये क्या होता है, टू एंड फ्रो मरमर मिले हमें फिमोरल आर्टरी के ऊपर, उसको हम डुरोजीज साइन कहते हैं। इसके अलावा ट्रॉबीज साइन, जो यानी हमें जो फिमोरल पल्स है ना वहाँ पे हमें पिस्टल शॉट ब्रूट सुनाई देगा, तो ये क्लासिकल साइंस होते हैं इसमें। अब एओर्टिक इंसफिशिएंसी में, ठीक है, या एओर्टिक रीगर्जिटेशन कह सकते हैं। मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं एओर्टिक रीगर्जिटेशन की, एक तो हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स देंगे, ये उसकी प्रोग्रेशन को डिले कर देंगे। इसके अलावा वाल्व रिप्लेसमेंट हम इंडिकेट तभी करते हैं जब इजेक्शन फ्रैक्शन जो है 55% से भी कम हो, तब हम वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं, या फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड सिस्टोलिक जो डायमीटर है वो मोर देन 55 मिलीमीटर हो जाए, ठीक है, वेंट्रिकल की डायलेशन हो जाए तब। उसके बाद है अगला टॉपिक माइट्रल स्टीनोसिस। तो माइट्रल स्टीनोसिस कंडीशन है जिसमें नैरोइंग हो जाती है माइट्रल वाल्व की ओरिफाइस की, तो उसके नतीजे में जो लेफ्ट एट्रियल है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी और डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये इसके कॉजेज़ क्या है, ये तो एक र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से होता है, माइट्रल की एन्यूलर कैल्सिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये वाल्वुलाइटिस जो एसएलई में एमाइलॉइड और कार्सिनोइड की वजह से जो वास्कुलाइटिस होता है उसकी वजह से ये माइट्रल स्टीनोसिस होती है। सिम्टम्स, ये माइट्रल स्टीनोसिस में पेशेंट को डिस्निया और पल्मोनरी इडीमा होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन इसकी डायलेशन वगैरह की वजह से, और डिस्फेजिया होगा, यानी कि लेफ्ट एट्रियम जो इसोफेगस के ऊपर प्रेस कर रहा है उसकी वजह से डिस्फेजिया। ऑर्टनर सिंड्रोम क्या होता है कि लेफ़्ट एट्रियम जो है वो रिकरेंट जो लेरिंजियल नर्व है उसके ऊपर प्रेस कर रहा है, उसकी वजह से हॉर्सनेस प्रोड्यूस होगी, उसको हम ऑर्टनर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। हेमोप्टाइसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और राइट वेंट्रिकल का फेलियर हो जाएगा पेशेंट को। इम्बोलिक इवेंट्स जो है वो स्ट्रोक करवा सकते हैं। अब साइंस क्या है, मिड डायस्टोलिक मर्मर, दूसरा ओपनिंग स्नैप। मिड डायस्टोलिक मर्मर कहाँ पे होगा, एपिक्स पे लोकेटेड होगा, और ये लेफ्ट लेटरल जो डिक्यूबिटस पोजीशन होती है ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, तब ये अच्छी तरह से हमें सुनाई देगा मिड डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है, माइट्रल स्टीनोसिस में। दूसरा ओपनिंग स्नैप हमने पढ़ा कि ये हाई पिच्ड अर्ली डायस्टोलिक साउंड होता है जो कि हमें एपिक्स पे सुनाई देगा, और ओपनिंग जो है ना असल में इसमें क्या होता है, ओपनिंग स्नैप मूव करेगी क्लोजर टू द S2 एज द डिजीज़ गेट्स मोर सीवियर, यानी जो सेकंड साउंड है उस टाइम पे हमें ये ज़्यादा ओपनिंग स्नैप सुनाई देगा जब डिजीज़ सीवियर हो जाएगी। अब मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे माइट्रल स्टीनोसिस की, हम डायूरेटिक्स देंगे और सोडियम रिस्ट्रिक्शन करवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा बैलून वाल्वुलोप्लास्टी, वाल्व की रिप्लेसमेंट तभी करेंगे जब वाल्वुलोप्लास्टी जो है वो नहीं की जा सकती या फिर वो फेल हो जाती है, तब हम वाल्व की रिप्लेसमेंट कर देंगे। और वारफरिन हम देते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए जब INR जो है 2 to 3 आए तब। नेक्स्ट टॉपिक है माइट्रल वाल्व का प्रोलैप्स। अब माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, इसको हम मिक्सोमेटस डीजेनरेशन ऑफ द माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो ये कंडीशन है जिसमें रेट्रोग्रेड ब्लड फ्लो होगा लेफ्ट एट्रियम से ड्यूरिंग द सिस्टली ड्यू टू द पोस्टीरियर बल्जिंग ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लीफलेट इनटू द लेफ्ट एट्रियम। उसके जो लीफलेट हैं माइट्रल वाल्व के, उनके पोस्टीरियर जो एंटीरियर और जो पोस्टीरियर लीफलेट हैं वो लेफ्ट एट्रियम के ही अंदर बल्ज करेंगे। कब करेंगे, सिस्टली के दौरान, ठीक है। तो उसकी वजह से रेट्रोग्रेड फ्लो होगा ब्लड का वापस लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो अब इसके जो कॉजेज़ हैं डिफरेंट, तो इडियोपैथिक कॉज है, फैमिलियल ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन में भी ये माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स होता है, मार्फन सिंड्रोम में और एहलर डैनलॉस सिंड्रोम में। प्रेजेंटेशन इसकी 3 P's से आपने याद रखनी है। एक तो ये एटिपिकल चेस्ट पेन्स के साथ प्रेजेंट करता है, पेशेंट को पाल्पिटेशंस होंगी, पैनिक अटैक्स और हाई पिच्ड मिड सिस्टोलिक क्लिक मिलता है हमें, ठीक है, मिड सिस्टोलिक क्लिक मिलेगा हाई पिच्ड। अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसमें हमें इंटरकॉर्डल बैलूनिंग यानी हुडिंग मिलती है माइट्रल लीफलेट्स की, जो हमने पैथोमा में भी देखा। इसके अलावा माइट्रल लीफलेट बड़े हो जाएंगे, इनलार्ज थिक हो जाएंगे और रबरी हो जाएंगे, उनकी एन्यूलर डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। और कमिशनल जो फ्यूजन है वो इसमें एब्सेंट होगी, यानी फ्यूजन नहीं होगी इसमें कमिशर्स की। एसेंशियल जो हिस्टोलॉजिक चेंज है वो है एटीन्यूएशन ऑफ द फाइब्रोजा लेयर ऑफ द वाल्व, फाइब्रोजा लेयर एटीन्यूएट हो जाएगी, ठीक है।
यानी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, ये माइट्रल वाल्व का प्रोलैप्स क्या करवा सकता है, ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा देगा, माइट्रल इंसफिशिएंसी तो हो ही रही है, स्ट्रोक हो सकता है इसकी वजह से, एरिथमियाज हो सकते हैं, एट्रियम डायलेट हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगला टॉपिक, माइट्रल रीगर्जिटेशन। तो ये कंडीशन है जिसमें रेट्रोग्रेड ब्लड फ्लो होगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, कब, सिस्टली के दौरान। क्यों हो रहा है, एक तो या तो इन लीफलेट्स की कोई एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि या तो इनमें एंडोकार्डाइटिस हो गई है, या इन माइट्रल वाल्व का प्रोलैप्स हो गया है, या फिर इसमें कोई रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो गई है, ठीक है। इसके अलावा माइट्रल रिगर्जिटेशन क्यों हो सकती है, फंक्शनल माइट्रल रिगर्जिटेशन होती है, जिसमें क्या होता है कि लेफ़्ट साइड का जो है हार्ट फेलियर हो जाता है उसकी वजह से। थर्ड कॉज होता है पोस्ट मायोकार्डल इन्फाक्शन की वजह से। तो उसमें क्या होता है, जो पेपिलरी मसल्स है ना, इनकी डिसरप्शन हो जाती है, तो अब ये इसको सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे इस माइट्रल वाल को, तो उस वजह से माइट्रल रिगर्जिटेशन हो जाएगी। ये 3 डिफरेंट कॉजेज़ हैं। अब ये प्रेजेंट कैसे करता है, अक्यूट वाला जो केस है उसमें हमें पल्मोनरी एडिमा मिलती है, हाइपोटेंशन होगी पेशेंट को, और कार्डियोजेनिक शॉक होगा। ये अक्यूट केस की प्रेजेंटेशन है। जब यही माइट्रल रिगर्जिटेशन क्रोनिक हो जाएगा तो वो सालों तक एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। हाई पिच्ड ब्लोइंग पैन सिस्टोलिक मर्मर भी हमें एपेक्स पे मिलते हैं, जो कि एक्जिला की तरफ फिर रेडिएट करेंगे, हाई पिच के होंगे, ब्लोइंग होंगे और पैन सिस्टोलिक होंगे, एपेक्स पे मिलेंगे, फिर एक्जिला में रेडिएट करेंगे, और ये जो ना हैंड ग्रिप्स से जो है इंक्रीज़ होंगे और वेलसेल्वा से डिक्रीज़ होंगे। इसके अलावा प्रेजेंटेशन में है कैरोटिड अप स्ट्रोक। अच्छा, माइट्रल रिगर्जिटेशन में याद रखिएगा कि कैरोटिड अप स्ट्रोक जो है वो ब्रिस्क होगा, ठीक है, जबकि एओर्टिक जो स्टीनोसिस हो जाती है उसमें कैरोटिड अप स्ट्रोक हमें डिमिनिश्ड मिलेगा और डिलेड मिलेगा, तो ये डिफरेंस है इसका, ठीक है। नॉर्मली भी हमें ब्रिस्क और स्मूथ मिलता है कैरोटिड अप स्ट्रोक या कैरोटिड पल्स, ठीक है। तो ये इनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स भी देख लीजिएगा। अब मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे माइट्रल रिगर्जिटेशन की, हम एसी इनिबिटर्स देंगे ताकि रेट ऑफ प्रोग्रेशन को डिक्रीज़ किया जा सके, और वाल की रिप्लेसमेंट तभी करेंगे जब 60% से लेस हो जाए इजेक्शन फ्रैक्शन, या फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल का एंड डायस्टोलिक जो डायमीटर है ये 40 मिलीमीटर से कम हो जाए, तो हम वाल की रिप्लेसमेंट इंडिकेट करते हैं। दैट्स इट। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रूमेटिक फ़ीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज़। तो रूमेटिक फ़ीवर एक सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जो कि फेरेंजाइटिस की वजह से ट्रिगर होता है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका है, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस कहते हैं। इसके पैथोजेनेसिस इस तरह है कि ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, जिसमें एंटीबॉडीज़ हमारे ही एम प्रोटीन्स जो स्ट्रेप्टोकोका के एम प्रोटीन्स हैं उनके खिलाफ बनती हैं एंटीबॉडीज़, लेकिन वो क्रॉस रिएक्ट कर जाएंगी हमारे ही कार्डियक एंटीजेंस के साथ, तो ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को भी इन्वॉल्व कर सकता है। वैसे टाइप 2 है, तो ये बच्चों में 5 से 15 साल की उम्र वालों में होता है। ये 10 दिनों के बाद होता है, 10 दिनों से 6 हफ्तों के दरमियान, जब फेरेंजाइटिस हो चुकी होगी उसके बाद, उसके 10 से 6 हफ्तों के दरमियान। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमने कहा जॉन्स क्राइटेरिया है, तो पॉजिटिव होगा अगर हमें एविडेंस मिले कि पेशेंट को रीसेंट कोई स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ था, प्लस उसका 2 मेजर क्राइटेरिया हमें मिले, या 1 मेजर क्राइटेरिया मिले प्लस 2 माइनर क्राइटेरिया मिले, तो इस केस को हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। ये सिनेरियो आपने याद रखना है, ठीक है। अब एविडेंस जो है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का, वो होता है कि हमें थ्रोट कल्चर पॉजिटिव मिले, या स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट जो है रैपिड मिले, ASO टाइटर्स यानी एंटी स्ट्रेप्टोलाइजिन ओ के एलिवेटेड टाइटर मिले, और रीसेंट स्कारलेट फीवर हुआ हो पेशेंट को, तो ये इसकी जो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, एविडेंस है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का। अब मेजर मैंने कहा 2 क्राइटेरिया हो या 1 भी हो, प्लस में 2 माइनर क्राइटेरिया हो, तो मेजर कौन से होते हैं, एक तो माइग्रेटरी पोलियार्थाइटिस हो पेशेंट को, लार्ज जॉइंट्स में पेन हो, उसके बाद ख़त्म हो तो दूसरे लार्ज जॉइंट में पेन हो, कार्डाइटिस हो, सबकुटेनियस नोड्यूल्स बन जाए, स्किन रैश जिसको हम एरिथमा मार्जिनेटम कहते हैं, और सिडनी हम कोरिया, एबनॉर्मल मूवमेंट हो जाए इनवॉलेंट्री, ठीक है, सिडनी हम कोरिया। अब माइनर क्राइटेरिया में 3 आ जाते हैं, फीवर, आर्थरेल्जिया और एलिवेटेड अक्यूट फेज रिएक्टेंट। अब क्लिनिकल फीचर पे आ जाए तो माइग्रेटरी पोलियार्थराइटिस बहुत ही कॉमन
इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है एक्यूट र्यूमेटिक फीवर की, ये फ्लिटिंग होता है इन द नेचर और लार्जर जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। दूसरा हमने कहा कार्डाइटिस, तो ये पैन कार्डाइटिस जो है ना एक्यूट र्यूमेटिक फीवर में होती है, जो कि तीनों लेयर्स ऑफ द हार्ट को इन्वॉल्व करेगी। पेरिकार्डाइटिस में पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जो कि फिब्रिनस एक्सुडेट के साथ एसोसिएटेड होगी। तो याद रखिएगा, इसको हम ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस भी कहते हैं। तो इसमें चेस्ट पेन होता है लेकिन फ्रिक्शन रब के साथ, और ये बिना किसी सीक्वेल के खुद ही रिजॉल्व कर जाएगा। दूसरी कार्डाइटिस में होता है मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ये डेथ का बहुत ही कॉमन कॉज है अक्यूट डिजीज़ में, जब मायोकार्डियम इन्फ्लेम हो। तो इसमें हमें क्या मिलेंगी, रटले इनको ऐश ऑफ बॉडीज़ मिलेंगी, स्कैटर्ड होंगी कहाँ पे, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ऐश ऑफ बॉडीज़, ऐश ऑफ बॉडीज़ की डिटेल आपको अच्छी तरह से याद हो कि ये असल में ग्रेनुलोमास होते हैं, जिनमें सेंट्रल एरिया ऑफ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होता है, लिम्फोसाइट्स के बने होते हैं यानी टी सेल्स के, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस जो कि या तो मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स बना देंगे या एंटी शाउ सेल्स बना देंगे। अब एंटी शाउ सेल्स क्या है, ये प्लम्प मैक्रोफेजेस होते हैं जिनको हम कैटरपिलर सेल्स भी कहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एंटी शाउ सेल्स जो है वो असल में हमारे एक्टिवेटेड हिस्टोसाइट्स ही होते हैं, ठीक है। ये डिटेल आपको अच्छी तरह से याद हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन है एंडोकार्डाइटिस। पैनकार्डाइटिस में तीसरा एंडोकार्डाइटिस, यानी एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाए, मोस्ट कॉमनली माइट्रल वाल्व की होती है, फिर एओर्टिक वाल्व की। तो इसमें ना वेरिकोइड वेजिटेशंस बन जाती हैं लाइन ऑफ क्लोजर ऑफ द वाल्व पे। मैककैलम प्लैक्स, मैककैलम प्लैक्स यानी कि लेफ्ट एट्रियल एंडोकार्डियल थिकनिंग हो जाए, उसको हम मैककैलम प्लैक कहेंगे। ये एसोसिएट होता है कैरी कोम्स मर्मर के साथ। कैरी कोम्स मर्मर क्या होते हैं, ये मिड डायस्टोलिक मर्मर होते हैं, जो कि माइट्रल वाल्व के जो लीफलेट्स हैं इनकी थिकनिंग की वजह से ये कैरी कोम मर्मर्स होते हैं। अब ये एंडोकार्डाइटिस जो है ना, माइट्रल रीगर्जिटेशन करवाता है अक्यूट अटैक में, और माइट्रल स्टीनोसिस करवा देगा क्रोनिक डिजीज़ में, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। पैनकार्डाइटिस के बाद थर्ड है सबकुटेनियस नोड्यूल्स का बन जाना। तो 10% केसेस में ऐसा होता है, और ये जो है ना मोबाइल पेनलेस नोड्यूल्स की तरह होती हैं, जो कि एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ द जॉइंट्स एंड स्पाइन पे बनेंगी, सबकुटेनियस नोड्यूल्स। देन एरिथमा मार्जिनेटम भी 10% केसेस में होता है, जिसमें रैश हो जाती है रेड रेज्ड एजेस के साथ, और उनमें क्लियर सेंटर होगा, ठीक है, रेज्ड रेड एजेस होंगे, सेंटर क्लियर होगा। ये ज़्यादातर ट्रंक पे, थाइज और आर्म्स पे होती है एरिथमा मार्जिनेटम। सिडनी हाम कोरिया में जो है ये लेट मैनिफेस्टेशन होती है एक्यूट र्यूमेटिक फीवर की, इसको हम सेंट वाइटस डांस भी कहते हैं, सेंट वाइटस डांस। तो इसमें क्या होता है, रिवर्स रैपिड लेकिन इनवॉलंटरी सेमी पर्पसफुल मूवमेंट्स होंगी, जो कि सारे मसल्स को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, सेमी पर्पसफुल है। देन है क्रोनिक र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़। तो ये कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें ना अक्यूट इन्फ्लामेशन की और सब्सिक्वेंट जो फाइब्रोसिस हो जाती है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी क्रोनिक र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ में। तो इसमें मॉर्फोलॉजी में हमें माइट्रल और जो एओर्टिक वाल्वुलर फाइब्रोसिस मिलती है, फाइब्रोसिस हो चुकी होगी, वाल्व की थिकनिंग और कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, कमिश्नरल जो लाइंस होती है ना उनकी फ्यूजन हो जाएगी, कॉर्डा टेंडिनी शॉर्ट थिकन्ड और फ्यूज हो जाएंगे, ऐश ऑफ बॉडीज़ जो है वो रिप्लेस हो चुकी होंगी इनटू द फाइब्रस स्कार, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है क्रोनिक र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ की, कि इसमें जो है माइट्रल स्टीनोसिस बहुत ही कॉमन है और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। दैट्स इट। अब चलते हैं डिटेल में एंडोकार्डाइटिस। तो एंडोकार्डाइटिस सबसे पहली होती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जो कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन से होती है, जो कि कार्डियक वाल्व्स को इन्वॉल्व करे, माइक्रोबियल इन्फेक्शन। उसके नतीजे में वेजिटेशन बन जाएंगे वाल्व के लीफलेट्स भी के ऊपर, और ये थ्रोम्बोटिक डेब्रिस की और ऑर्गेनिजम्स की कंपोज्ड होगी, यही वेजिटेशंस, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या होता है, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स की वजह से, एओर्टिक जब स्टीनोसिस हो जाए, जब आर्टिफिशियल वाल्व्स लगाए जाएँ, इनड्वेलिंग कैथेटर और आईवी ड्रग अब्यूज़र्स में, डायबिटीज़ और एचआईवी इन्फेक्शन भी इसका रिस्क फैक्टर है। अब पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमने सारे देखे थे, पैथोमा में भी यहाँ देख लें। स्ट्रेप विरिडेंस बहुत ही कॉमन ओवरऑल कॉज है इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस का। देन स्टेफ ओरियस भी बहुत कॉमन है इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस का भी आईवी ड्रग यूजर्स में। एपिडर्माइटिस जो है स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस, ये प्रोस्थेटिक वाल्व जो एंडोकार्डाइटिस है उसका बहुत ही कॉमन कॉज है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म ना हो तो ये 10% केसेस में हमें नेगेटिव कल्चर एंडोकार्डाइटिस मिलता है। हेक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म जो कि नेगेटिव कल्चर देते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, जिनमें हेमोफिलस, एक्टिनोबैसिलस, कार्डियोबैक्टीरियम, इकेनेला, किंगेला, ये हैक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनमें हमें नेगेटिव कल्चर मिलता है। कोई भी कॉज नहीं मिलता, मतलब ये ग्रो नहीं किए जा सकते।
कल्चर पे, ठीक है। साइड्स क्या होती हैं एंडोकार्डाइटिस की? एक माइट्रल वाल्व को बहुत ही कॉमनली ये ओवरऑल वाल्व जो है इन्वॉल्व होता है इन द इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस, वो यही माइट्रल वाल्व होता है। उसके बाद सेकंड मोस्ट जो कॉमन वाल्व अफेक्ट होता है वो एओर्टिक वाल्व होता है। देन ट्राइकस्पिड जो राइट साइडेड वाल्व्स हैं ये कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस जो कि आईवी ड्रग अब्यूजर्स में हो। तो आईवी ड्रग अब्यूजर्स वाले में याद रखिएगा कि ट्राइकस्पिड इन्वॉल्व होता है। टाइप्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट एंडोकार्डाइटिस की। एक होती है अक्यूट एंडोकार्डाइटिस, देन सब अक्यूट। अक्यूट वाली जो है ना हाई वायरुलेंस वाले ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, जिसमें हमारे पास स्टेफिलोकोकस ओरियस आ जाता है। अक्यूट वाली नॉर्मल वॉल्स को इन्वॉल्व करती है, इसमें बड़ी बड़ी सी वेजिटेशंस बन जाती हैं, डेस्ट्रक्टिव वेजिटेशन जो कि कॉर्डा तक भी एक्सटेंड कर जाएंगी। इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर होती है। दूसरी जो सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है इसमें लो वायरुलेंस वाले ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि स्ट्रेप विरिडेंस। तो ये ज़्यादातर जो पहले से ही डैमेज वॉल्स हैं ना उनको इन्वॉल्व करती है। ये लेस वॉल्वुलर डिस्ट्रक्शन करवाएगी। और अनलाइक द एक्यूट फॉर्म इसमें जो वेजिटेशन है उनमें ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ होते हैं उनकी बेसिस पे, यानी ये वेजिटेशन अगर है तो इसकी बेस पे ग्रेनुलेशन टिश्यू होगा सब एक्यूट में, ठीक है। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है एंडोकार्डाइटिस की कि पेशेंट को फीवर, चिल्स और वेट लॉस होते हैं, अनीमिया, स्प्लीनोमेगाली और क्लबिंग। कार्डियक में हमें क्या प्रेजेंटेशन मिलती है? कोई भी न्यू मर्मर मिल सकता है या फिर चेंजिंग प्री एग्जिस्टिंग मर्मर जो है वो चेंज होता मिलेगा। तो ये सस्पिशन क्रिएट कर देता है हमें कि पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस वगैरह हो सकता है। इसके अलावा कार्डियक में पेशेंट को हार्ट ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, प्रेजेंट करते हैं हार्ट ब्लॉक के साथ। इम्यून कॉम्प्लेक्स वास्कुलाइटिस भी एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। इसमें रॉथ स्पॉट्स यानी कि रिटाइनल हेमरेज हो जाता है एंडोकार्डाइटिस की वजह से। इसके अलावा ऑसलर्स नोड्स बन जाते हैं जो कि पेनफुल सबकुटेनियस नोड्यूल्स होती हैं पल्प ऑफ द डिजिट्स पे। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो जाता है एंडोकार्डाइटिस की वजह से। इम्बोलिक फिनोमिना क्या होता है? इसमें डिफरेंट जो टिश्यू साइट्स हैं ना जैसे डिजिट्स, ब्रेन, स्प्लीन, यहाँ पे इन्फाक्शंस हो जाती हैं, स्प्लिंटर हेमरेजेस हो जाएंगे फिंगर नेल में, और जानवे लेजन्स जो कि पेनलेस लेजन्स होती हैं पाम्स एंड फीट की, जानवे लेजन्स। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो है सेप्टिक इम्बोलाए हो जाते हैं एंडोकार्डाइटिस की वजह से, मायोकार्डियल एब्सेसेस यानी रिंग एब्सेस, डेहिसेंस ऑफ एन आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व डिसलोकेट हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। अब डायग्नोसिस पे आ जाए तो ड्यूक्स क्राइटेरिया एंडोकार्डाइटिस की जो है इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस की डायग्नोसिस में ड्यूक्स क्राइटेरिया है। दो मेजर हैं, एक मेजर